कि बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि उनको कौन से चैप्टर को कितना टाइम दे। तो आज की वीडियो में हम ये पता करेंगे तुम्हें कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। आपको पता होगा कि चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा इस बार, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। लाइफ प्रोसेसेस एक बहुत ईजी चैप्टर है। बस इस चैप्टर की में जो बच्चों को जो प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि सिर्फ बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर सिर्फ बायो पढ़ लो तो पास हो सकते हो। जिन बच्चों का पास होना मुश्किल है वो सिर्फ और सिर्फ बायो पे फोकस कर। जिन बच्चों का पास होना थोड़ा मुश्किल है उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जिन बच्चों को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने, वो बच्चे सब कुछ करेंगे। और जो बच्चे एवरेज में रहना चाहते हैं, एवरेज में कोई नहीं रहना चाहता, हर कोई ये चाहता है कि उसके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आए। फिजिक्स को या साइंस को जब तक तुम लोग अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे वो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारा ब्रेन एक्चुअल में जो ब्रेन जो है वो लेटर्स को या शब्दों को नहीं देखता। हमारा ब्रेन हर एक चीज को मेमोराइज करता है इमेज की फॉर्म में। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्यालय द स्टडी सर्कल चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक सॉल्यूशन लाए हैं। सॉल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ये कि बच्चों को इस चीज का नहीं पता होता कि उनको कौन से चैप्टर को कितना टाइम दे। कौन से चैप्टर को कितना टाइम दे मतलब कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में। सीबीएसई ने भी कुछ टाइम पहले एक सैंपल पेपर रिलीज किया था। उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने उस सैंपल पेपर को मैंने एनालाइज किया, एक एनालिसिस निकाला है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो जो हमारे पास जो एग्जाम आएगा, जो तुम्हारे बोर्ड में जो एग्जाम होगा, साइंस का जो एग्जाम होगा, वो साइंस के एग्जाम के लिए जो भी उसका पैटर्न होगा ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। और क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसे मैच करेंगे जैसे इसमें थे। क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे लेकिन पैटर्न सेम होगा कि किसी चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये पता करेंगे तुम्हें कौन से चैप्टर में कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो बचा हुआ टाइम होगा वो टाइम को तुम अपने किसी दूसरे चैप्टर में यूटिलाइज कर सको। ओके, तो देखते हैं हमारे पास के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। तो शुरू करें तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने बनाई है, जिसमें हमने सबसे पहले जो चैप्टर लिया वो लिया लाइफ प्रोसेसेस। ऐसा है कि चैप्टर जो है वो आपको पता होगा कि चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा इस बार, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहले होता ये था कि पूरा चैप्टर एक साथ आता, सेक्शन होते थे लेकिन वो मार्क्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते थे। मतलब 1 नंबर के अलग से क्वेश्चन है, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के। इस बार ऐसे नहीं किया। इस बार कुछ पैटर्न में कुछ अलग ही चेंज किया है कि सब्जेक्ट वाइज चेंज किया। फिजिक्स का सेक्शन सी है, जैसे बायो का जो सेक्शन वो ए है, फिर सेक्शन बी केमिस्ट्री का होगा, फिर सेक्शन सी फिजिक्स का होगा, ऐसे। और सेक्शन ए जो कि बायो का, उसी में सारे क्वेश्चन है, 1 मार्क के भी और 2 मार्क्स के भी, 3 मार्क्स के भी, 5 मार्क्स के भी, सारे क्वेश्चन सेक्शन ए में होंगे। तो सीबीएसई ने इस बार एक अलग ही पैटर्न दिया है। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी अब की बार पेपर आएगा। तो इस पैटर्न में सेक्शन ए में जो पहला चैप्टर होगा हमारा, या बायो का जो पहला चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस एक बहुत इजी चैप्टर है। बस इस चैप्टर की में जो बच्चों को जो प्रॉब्लम लगती है वो ये लगती है कि सिर्फ बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, या फिर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस सर फोटोसिंथेसिस है, फिर सर डाइजेशन है, फिर ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। ये इतने सारे चैप्टर है और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए पढ़ने होते हैं। तो इसलिए बच्चों को चैप्टर बहुत बड़ा लगता है। तो सर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये लाइफ प्रोसेस जो एग्जाम में आने वाला है वो करीब करीब 10 नंबर का आएगा। ओके, जो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया था उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन 1 और 2 एमसीक्यू होंगे इसी चैप्टर से। एमसीक्यू 1 और 2 ये एमसीक्यू हैं जो कि आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10 और 11 ये दोनों हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो 4 मार्क्स का, जो कि केस स्टडी होने वाला है। ओके, तो इससे ये क्वेश्चंस आएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। और टोटल 10 मार्क्स का होने वाला है। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्रोसेस है उन प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, डाइजेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, और ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस है। एमसीक्यू की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन से पूरे चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की और 11 की, जो 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन बन सकता है कि डाइजेशन में तुमसे जो भी हमारे पास एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स में से फंक्शंस पूछ लिया जाएगा कि कौन से किस एंजाइम का क्या फंक्शन है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन में हमारे आर्टरीज या वेन से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर एक्सक्रीशन से नेफ्रॉन से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बात करें इसके क्वेश्चन नंबर 15 या 4 मार्क्स से जो कि केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। केस स्टडी पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो वीडियो जरूर देखना। बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर, वो दूसरा चैप्टर आता है बायो का, और ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 5 नंबर का आएगा। ये चैप्टर है 5 नंबर का, और 5 नंबर चैप्टर में इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों एमसीक्यू हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन होने वाला, क्वेश्चन नंबर 13 होगा 3 नंबर का। यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा वो हमारा हो सकता है रिफ्लेक्स सेक्शन से या एंडोक्राइन सिस्टम से एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो रिफ्लेक्स सेक्शन और एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 3 मार्क्स से जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आएगा, और जो कि 100% मतलब बहुत सारे चांसेस हैं इसके न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आएगा, और उसके फंक्शन से लिखने, न्यूरॉन का डायग्राम या फिर रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम बनाना आएगा, जिसके तुम्हें फंक्शन से लिखने होंगे। वो बनता हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वो 5 नंबर का आने वाला है। बात करें हेरिडिटी, तो जो हेरिडिटी है वो है चैप्टर हमारा बायो का लास्ट चैप्टर, 4th चैप्टर बनता है बायो का, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और 8 दोनों ही एमसीक्यू हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो एजर्शन रीजन का है। तो हेरिडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर मेंडल के जो क्रॉस है, मेंडल के क्रॉस से एमसीक्यू बनता है, या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन बनता है इसमें। एजर्शन रीजन भी सेक्स डिटर्मिनेशन से बन सकता है, या मेंडल के क्रॉस से बनता है, या फिर पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं उससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 3 नंबर का है, यहां पर मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस दोनों ही 3 नंबर में बनते हैं। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों ही पढ़कर जाने हैं हमें। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी तुम्हें क्या F1 जनरेशन हो सकता है, शायद गिवन हो ऑलरेडी। अब तुम्हें पढ़नी है क्या F2 जनरेशन के बारे में बताना है, उसका फेनोटाइप बताना है या जीनोटाइप बताना है, ऐसा क्वेश्चन इसका बनता है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल करने हैं। तो इस तरीके से हमारे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर एमसीक्यू बनता है, एजर्शन रीजन, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बात करें अगले चैप्टर की, तो आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट भी 6 नंबर का चैप्टर आने वाला है, मतलब ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा होगा, हेरिडिटी से भी ज्यादा होगा। जिस चैप्टर को आज तक बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते थे, वो चैप्टर आर एनवायरमेंट 6 नंबर का सिलेबस कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9 और 12 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है हमारे एमसीक्यू, 6 और 7 एमसीक्यू है। तो आर एनवायरमेंट से एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बनता है, 1% लो या 10% लो से क्वेश्चन आ सकता है। 1% लो के बारे में हमें पता है कि जो भी सनलाइट प्लांट्स पे फॉल होती है उसमें से सिर्फ 1% एनर्जी को ही वो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी वो एब्जॉर्ब नहीं करते। 10% लो के बारे में तुम जानते हो कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 9 और 12, 9 भी एजर्शन रीजन होगा, तो यहां पर हमारा ओजोन लेयर से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, ओजोन लेयर से आ सकता है। और क्वेश्चन 12 भी हमारा फूड चेन या फूड वेब से क्वेश्चन बनता है, फूड चेन या फूड वेब से एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। तो टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे, 2 एमसीक्यू, एजर्शन रीजन और 2 मार्क्स है। तो इस तरीके से 6 नंबर का ये चैप्टर आएगा। बात करें अगले चैप्टर की, तो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, वो है 16th क्वेश्चन, जो कि 5 नंबर का होगा, केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का ये चैप्टर आएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बायो है, बायो बनी हमारी 10, 15, 20, 25 और 31 नंबर की, या 30 से 31 नंबर के आसपास की हमारे बायो बनी है। इसका मतलब ये बेटा, अगर बायो सिर्फ बायो पढ़ लो तो पास हो सकते हो। जिन बच्चों का पास होना मुश्किल है वो सिर्फ और सिर्फ बायो पे फोकस करें, सिर्फ बायो पे। बायो पे तुम्हें 90% टाइम तुम्हें बायो पे देना है।
जो बच्चे पास नहीं हो सकते, मतलब जितने जो बच्चे पास नहीं हो सकते वो बच्चे पढ़ते ही नहीं होंगे। जितना भी तुम लोग पढ़ते हो, जितना भी तुम पढ़ाई करते हो, उसमें से 90% टाइम तुम अपना बायो में दो, ताकि तुम्हारा पास होने का जुगाड़ हो जाए। क्योंकि पास होने के लिए तुम्हें 27 नंबर चाहिए 80 में से। ओके, तो 31 नंबर या 30 नंबर तुम्हारे बन रहे हैं, और कुछ 1-2 नंबर फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से मिल ही जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए यहां पर कंप्लीट होता है बायो का। जो सेक्शन ए वो 31 नंबर का बना है। 31 नंबर मतलब बहुत, मतलब 30% से ज्यादा, मतलब 33% से ज्यादा सिलेबस ये हो गया है 31 नंबर का, और बहुत आराम से इसमें मार्क्स आ सकते हैं बच्चों के। बात करें आगे तो सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला जो चैप्टर वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के बारे में ध्यान से सुनो कि ये आया है सिर्फ 2 नंबर का। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर सिर्फ 2 नंबर का आया है। 2 नंबर का इस चैप्टर को क्यों रखा गया? क्योंकि चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तीनों चैप्टर बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए इस चैप्टर को कम कर दिया गया। एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल के अमाउंट को, उसके मार्क्स को इंक्रीज कर दिया है। सेम रिएक्शंस हैं, सेम चीजें हैं, सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 23 दोनों ही एमसीक्यू हैं। 17 क्वेश्चन से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है और 23 लास्ट एमसीक्यू है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 17 और 23 दोनों ही एमसीक्यू हैं। तो इसमें 2 एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे। आगे देखें तो अगला चैप्टर बात करें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में देखो 11 नंबर का चैप्टर है हमारा। ये जो चैप्टर है ये 11 नंबर का है। 11 नंबर का इस चैप्टर में सर क्या है? 11 नंबर का चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं। 11 नंबर के सर एक तो पहले रिएक्शंस हैं कि एसिड की बेस से रिएक्शन कैसी होगी, एसिड पानी से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, एसिड मेटल से रिएक्शन, एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन, एसिड की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन या एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस बनती हैं। यहां पर बहुत सारी रिएक्शन जो बनती है, तो क्वेश्चन नंबर 18, 20, 21, 22 ये 4 एमसीक्यू हैं। 18, 20, 21, 22 4 एमसीक्यू बनेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से। ओके, और यहां पर हर एक केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, या फिर हो सकता है क्लोर-एल्कली प्रोसेस या सोल्ट से क्वेश्चन आ जाए। ज्यादातर चांस है केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आने के। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो 3 नंबर का है। क्वेश्चन 28 जो है वो 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा केस स्टडी का होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो सकता है? सोल्ट से आएगा। जो सोल्ट्स में भी कौन से सोल्ट्स हमारे आ सकते हैं? कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है, या अपना कॉपर सल्फेट है, ब्लू विट्रोल जिसे बोलते हैं, फेरस सल्फेट है। ओके, यहां से क्वेश्चन बनता है। और केस स्टडी में हमारा आ सकता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, या जिसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस से यहां पर क्वेश्चन बनता है। या क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे सोल्ट से क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। तो इस तरीके से जो एसिड बेसिस एंड सोल्ट है वो सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एसिड बेस एंड सॉल्ट के। 11 नंबर का कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं अपना अकेला चैप्टर। बात करें अगले चैप्टर की, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स सिर्फ 6 नंबर का चैप्टर आएगा, लेकिन कम नहीं है 6 नंबर भी। 6 नंबर में ठीक ठाक नंबर है जो कि एसिड बेस मेटल नॉन मेटल आएगा। यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 26। 19 क्वेश्चन है एमसीक्यू। 25 जो है वो है 2 मार्क्स का, 26 है वो है 3 मार्क्स का। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन वो अपना हमारा केमिकल रिएक्शन से आ सकता है, केमिकल रिएक्शन से आ सकता है, एक्वारिजिया से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, या नाइट्रिक एसिड वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ सकता है। नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये हमें पता है। और किससे रिएक्शन करने पर वो नाइट्रिक एसिड किस मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स 25, 26 में, यहां पर जो क्वेश्चन बनते हैं 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा केमिकल रिएक्शन से बनेगा। किसी न किसी केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। ये दोनों क्वेश्चन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से बनते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। एक टॉपिक और है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है आयनिक बॉन्डिंग।
तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब 90% चांसेस है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो आयनिक बॉन्डिंग से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा या फिर 25th जो क्वेश्चन होगा वो हमारा कौन सा होगा, आयनिक बॉन्डिंग से। ओके, हमने जो सैंपल पेपर देखा है, सैंपल पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस लिखे हैं। अब उसमें क्वेश्चन में 25th जो होगा वो जरूर नहीं कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन 25th तो उसी टॉपिक से आएगा, नहीं, हमारा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 25th अगर मेटल नॉन मेटल से आता है तो 90% चांसेस है कि वो जो क्वेश्चन नंबर 25th है वो आयनिक बॉन्डिंग से होगा। आयनिक बॉन्डिंग मतलब भी जो मेटल है और नॉन मेटल में रिएक्शन कैसे होती है और आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ऐसे ही 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो आ सकता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से। क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन वो किससे आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से आएगा। बात करें अगले चैप्टर की तो कार्बन कंपाउंड्स। ओके, तो कार्बन वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन 24 और 29। यहां पर एक एजर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा, एजर्शन रीजन क्वेश्चन बनता है। एजर्शन रीजन में से क्वेश्चन कौन सा बनेगा, या तो एलोट्रोप्स या फिर आइसोमर्स। एलोट्रोप्स और आइसोमर्स में एक क्वेश्चन और बनता है जो कि इसमें से आ सकता है, वो है नेमिंग का, कि तुम्हें कंपाउंड दे दिया जाएगा, उस कंपाउंड के नाम क्या क्या होंगे, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, ये एजर्शन रीजन में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन में 29 5 मार्क्स का होगा जो कि केस स्टडी होगा, और केस स्टडी के क्वेश्चन के हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। आने वाली वीडियोज में हम उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से केस स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां पर हमारे जो चैप्टर बनेगा कार्बन वाला चैप्टर 6 नंबर का चैप्टर बनता है, 6 नंबर का चैप्टर आएगा। यहां पर सेक्शन बी खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हो जाते हैं और सेक्शन बी खत्म। सेक्शन सी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 30 से। क्वेश्चन नंबर 30 से सेक्शन सी स्टार्ट होगा। पहला ही चैप्टर हमारा फिजिक्स का, दैट इज बायो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहां से जो 3 क्वेश्चन बनते हैं 30, 32, 33, टोटल लाइट 4 नंबर का चैप्टर आएगा। बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है लाइट के। अब तक आता था, पहले पिछले साल तक लाइट चैप्टर पे बच्चे बहुत ज्यादा फोकस करते थे, सर लाइट चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा नहीं है, लाइट चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, बस 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का ही चैप्टर है ये। 30 जो कि एमसीक्यू है, और इसमें से हमारे पास 32 और 33 2 नंबर के हमारे क्वेश्चन आएंगे, या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे। 30 और 32 हमारे हो गए एमसीक्यू, और 33 हो गया 2 नंबर का। इस तरीके से क्वेश्चन है। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो देख लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज के बारे में पूछ लेंगे कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स है, लेंस है, कोई भी है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज बनी है, इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ओके, नेचर क्या होगा इमेज का, कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और बात करें 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तो यहाँ पर रे डायग्राम डेफिनेटली आएगा। रे डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करके जाना। रे डायग्राम और न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है। तुमसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका रे डायग्राम बनाओ। हाँ, रे डायग्राम से तुम्हें वैल्यू या इमेज की पोजीशन निकालनी होगी। जो न्यूमेरिकल आने के जो चांसेस हैं इस चैप्टर से वो अब बहुत कम हो गए हैं। चलो देखते फिर भी हमारे कैसा आएगा। हाँ, जिस बच्चे को पूरे मार्क्स लेने, अब यहाँ पर 2 टाइप के बच्चे हो जाते हैं, एक तो 3 टाइप के बच्चे होंगे। एक तो ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जिनके जो चाहते हैं हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं, 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स हैं, वो बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करें, वो बच्चे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें कि हमें किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, और कुछ भी नहीं छोड़ना, हर एक चीज करनी है। एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन को, हर एक क्वेश्चन को, जो इंटेस्ट क्वेश्चन हो या एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, कोई एग्जाम्पल हो, हर एक चीज करनी है साइंस में। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ना, तो 80 मार्क्स बिल्कुल आएंगे। जिन बच्चों का पास होना ही मुश्किल है वो बायो कर ले, बायो के साथ कोई यहां से कोई 1-2 चैप्टर कर ले तो बहुत आराम से पास हो जाएंगे। बायो कर ले जिन बच्चों का पास होना मुश्किल है। अब जिन बच्चों का पास होना मुश्किल है, शायद वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते होंगे, यार पढ़ाई करने का तुम्हारा मन नहीं करता, कोई नहीं, अगर पढ़ाई करने मन नहीं करता अपने दोस्तों को बोल दो, भाई दोस्तों को बोल दो पढ़ा दो भाई, तो तुम्हारे दोस्त होंगे, या कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आधा कर लो, भाई बायो मैं पढ़ लेता हूँ, बायो के 2 चैप्टर मैं पढ़ लूँ, मैं तुझे पढ़ा दूंगा, बायो के 2 चैप्टर तू पढ़ ले, तू मुझे पढ़ा देना। इस तरीके से दोस्तों में पढ़ाई हो जाती है। तो अपना इस तरीके से अपने पढ़ाई करने की कोशिश करो, आराम से हो जाएगी पढ़ाई। बायो तो निपट जाएगी, बायो निपटाना तो बहुत आसान है, बायो में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सब
थ्योरेटिकल पार्ट है। हाँ, बस बच्चों को दिक्कत आ सकती है कहां पर, हेरिडिटी में। हेरिडिटी में दिक्कत ये है कि सिर्फ वहां पर क्रॉस नहीं बनता बच्चों से, या जो क्रॉस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो अटपटे हो जाते हैं। वहां पर हेरिडिटी में बच्चों के मार्क्स कुछ कम हो सकते हैं, जो कि हमारा हेरिडिटी वाले चैप्टर कितने मार्क्स है, 5 नंबर का। यहां पर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ सकती है इस वाले चैप्टर में। इस चैप्टर के बजाय तुम कोई भी इजी चैप्टर तुम सेलेक्ट कर सकते हो। आर एनवायरमेंट तो चलो बायो में ही है, ओके। केमिकल रिएक्शन 2 नंबर तुम्हारे यहां से बन जाएंगे, ओके। और मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर भी बहुत इजी है। मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर इतना इजी है ना, उसमें तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, बस मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तुम्हारे आ गई, बस उसमें एक दिन में चैप्टर हो जाएगा। तो तुम केमिकल रिएक्शन कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला कर लो, 5 नंबर हो गए, तो तुम्हारा हेरिडिटी को ओवरकम कर देगा ये वाला चैप्टर, ओके। तो ये हमें स्टडी के लिए प्लानिंग करनी है, पहले से हमें सोच के चलना कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, ओके। बात करें तो लाइट चैप्टर के लिए, तो लाइट चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, 32, 33 हो गया है, एमसीक्यू है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहां पर। बात करें अगले चैप्टर की, तो वो है ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई चैप्टर है वो है कितने मार्क्स का, 8 नंबर का। ह्यूमन आई कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का। 8 नंबर का अकेला चैप्टर आया है ये, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है पूरे एग्जाम में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो बात करें इसकी, तो ह्यूमन आई की, तो 31 और 35। 31 क्वेश्चन हमारा है, 31st क्वेश्चन सॉरी, 31st हमारा एमसीक्यू आएगा, या एजर्शन रीजन टाइप से आ सकता है ये वाला क्वेश्चन हमारा। और एमसीक्यू में भी क्या आएगा, एजर्शन रीजन में क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई, ओके। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई और डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये 3 टॉपिक्स हैं जहां से तुम पढ़ सकते हो। जो बच्चे पास होने वाले हैं, जो बच्चे पास होना जिनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, वो बच्चे मेरी सारी बातों पे बिल्कुल ध्यान दें। उन बच्चों को जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो क्वेश्चन जरूर करें, वो टॉपिक्स जरूर करें। जैसे मैंने अभी बताया क्वेश्चन नंबर 31 जो है यहाँ पर ह्यूमन आई में, वो हमारा हो सकता है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और सिंपल ह्यूमन आई। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा और बनेगा ही बनेगा, यहां पर 100% क्वेश्चन के चांसेस आने के। बाकी बात करें क्वेश्चन नंबर 35 और 38 जो कि 3 नंबर और 4 नंबर का है। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो डिफेक्ट से आएगा ये वाला क्वेश्चन, या रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म से, मतलब कम है चांसेस रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म से आने के। बाकी जो ज्यादातर चांसेस वो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई से ही है। न्यूमेरिकल भी बन सकता है यहाँ पर यहाँ पर, क्योंकि 8 नंबर का चैप्टर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के भी किसी बच्चे को, किसी पर्सन को इतनी दूर के बाद से नहीं दिखाई देता, 1 मीटर के बाद से क्लियर दिखाई नहीं देता, तो उसको कितने नंबर का चश्मा लगेगा। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन है कि किसी भी पर्सन को 2 नंबर का चश्मा है तो उसको कितनी दूर तक साफ दिखता है, कितनी दूर तक साफ नहीं दिखता है, ऐसे क्वेश्चन है। उसको हाइपरमेट्रोपिया है कि मायोपिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बने। 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। 4 नंबर जो कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन होगा। तो केस स्टडी तो हमारे पास अलग अलग हो सकती है, कुछ केस स्टडी की प्रैक्टिस हम आने वाली वीडियोस में जरूर करेंगे। तो ह्यूमन आई जो हमारा चैप्टर बना है वो बना है 8 नंबर का। 8 नंबर का चैप्टर जो है वो बना है। आगे बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो बना है 10 नंबर का। तो सोचो जो चैप्टर्स हमारे लिए इजी हो सकते हैं वो चैप्टर भी अच्छे खासे मार्क्स के हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी इजी है, बस उसमें 2-4 फॉर्मूले हैं, बच्चों से वो फॉर्मूले एक बार वो याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक न्यूमेरिकल भी बनता है तुम्हारा, जो कि 3 नंबर में न्यूमेरिकल आएगा, तो उसको भी स्किप कर दो, तो केस स्टडी ऑलमोस्ट बच्चों से हो जाती है। और 2 नंबर का क्वेश्चन में शायद ही कोई न्यूमेरिकल आएगा, यहां पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है तुम्हारा, या फिर सर्किट डायग्राम से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहां पर 8 नंबर तो है, 7 नंबर तो बिल्कुल बनते हैं बच्चों के, तो यहां से 7 से 8 नंबर बच्चे ले सकते हैं आराम से। तो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 34 जो कि 2 नंबर का है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा यहां पर कौन सा क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, भाई एक इलेक्ट्रिक सर्किट तुम्हें दे दिया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बतानी है, या फिर एम्पियर एमीटर की वैल्यू, वोल्टमीटर की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। ओम्स लॉ से ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 36 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, यहां पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना आ सकता है, या फिर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कोई हाउस होल्ड है जो इतना
इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है, इलेक्ट्रिक पावर से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट के कुछ एक सर्किट डायग्राम में कुछ रेजिस्टर्स लगे हैं, एक रेजिस्टर्स की पावर तुमसे पूछ ली गई या उसकी पावर बता दी गई, बाकियों की पावर बतानी है, बाकी में कितना करंट फ्लो कराओ, कुछ ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने के लिए बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, कोई भी टॉपिक ना छोड़े, हर एक टॉपिक को करें, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, बस ये है कि ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने तुम्हें बताया है, यहां से तुम अपना टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हो कि तुम्हें किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। जैसे लाइफ प्रोसेसेस है, उसको ज्यादा टाइम दो, एसिड बेसिस है उसको उससे भी ज्यादा टाइम दो, इलेक्ट्रिसिटी को और ज्यादा टाइम दो, तो इन 3 चैप्टर्स को तुम ज्यादा टाइम दे सकते हो। बाकी बात करें लास्ट चैप्टर की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 37, 3 मार्क्स का बनेगा, 3 नंबर का ये चैप्टर आएगा। ओके, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजी चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, इसके 3 या 2 पार्ट हो सकते हैं तुम्हारे पास। तो 3 पार्ट वाले क्वेश्चन आए तो तुमसे पूछ लिया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम होगा, पूछ लिया जाएगा डायरेक्शन बताइए, या फिर उसमें क्या कि ऐसा पूछ लिया जाएगा कि स्ट्रेट कंडक्टर से या लूप से या सोलेनोइड से या बार मैग्नेट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो ये थे हमारा पूरे चैप्टर का, पूरी बुक का कुछ एनालाइज चाहिए भी किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसको एक बार और देख लेते हैं शॉर्ट में। वो यहां पर कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स आने वाले हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स जो चैप्टर आने वाले हैं, हाईएस्ट वेटेज जिनका है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है हमारा, लाइफ प्रोसेसेस है और इलेक्ट्रिसिटी है। ये है 11 नंबर का, 10 नंबर का चैप्टर ये आएगा और ये भी 10 नंबर का चैप्टर। तो ये जो है ये तीनों चैप्टर हमारे करीब करीब 31 नंबर, 30 से 31 नंबर के बनते हैं, इसी के आसपास ये चैप्टर हमारे बनेंगे। तो कोई ये 3 चैप्टर्स कर ले, एक चैप्टर फिजिक्स में, एक चैप्टर बायो में, एक चैप्टर केमिस्ट्री में, 100% पास है। एक एक चैप्टर करना है, सिर्फ एक एक चैप्टर, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायो का, एक चैप्टर फिजिक्स का। अगर एक एक चैप्टर कर लेते तीनों में से, पास है। जिन बच्चों का पास होना थोड़ा मुश्किल है उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, जिन बच्चों को 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लेने, वो बच्चे सब कुछ करेंगे। और जो बच्चे एवरेज में रहना चाहते हैं, एवरेज में कोई नहीं रहना चाहता, हर कोई ये चाहता है कि उसके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये हो जाती है कि हम लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारी डेडिकेशन नहीं होती पढ़ाई को लेकर के। वो डेडिकेशन हमें अपने आप से क्रिएट करनी पड़ती है। वो डेडिकेशन कब आएगी? जब तुम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई करोगे। फिजिक्स को या साइंस को जब तक तुम लोग अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे, वो इंटरेस्टिंग नहीं बनेगी। फिजिक्स और साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बस दिक्कत यह है कि पढ़ाई की, और पढ़ाई किसी से होती नहीं। पढ़ाई करना शायद सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि तुम बैठना पड़ेगा, तुम्हें चीजें रीड करनी पड़ेंगी इसीलिए। लेकिन अगर तुम उसको रीड करोगे, उसको तुम मतलब पढ़ोगे और सोचोगे उसके बारे में। पढ़ाई करो, जो भी बुक में लिखा हो, जो बुक में कंटेंट लिखा हो उसको पढ़ो। उसको पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगाओ। एक पेज है, एक पेज को अगर तुम्हें रीड करना है ना, रीड तुम कर लो, 2 मिनट में एक पेज रीड हो जाएगा, 2 मिनट में 3 मिनट में पूरा भरा हुआ पेज रीड हो जाएगा। हमें रीड नहीं करना, हमें उसको समझना है। और समझने के लिए क्या करना कि उस पूरे पेज को 10 से 15 मिनट लगाओ उस पेज को पढ़ने में। उसके बाद जो तुमने पढ़ा उसको सोचो कि तुमने क्या पढ़ा है, और तुमने ये चीजें रियल लाइफ में कहां देखी, या फिर इस चीज को तुम रियल लाइफ में कहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो, कहां अप्लाई कर सकते हो। अगर तुमने ऐसे किया और आधा घंटा लग गया एक पेज को समझने में, एक पेज को पढ़ने में, वो टॉपिक, वो पेज तुम कभी नहीं भूलोगे, वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि तुमने उसका लिंक बना लिया। तुमने लिंक उसका किससे बना लिया? अपनी एक रियल लाइफ सिचुएशन से। हमारा जो ब्रेन होता है ना, हमारा ब्रेन एक्चुअल में, जो ब्रेन जो है वो लेटर्स को या शब्दों को नहीं देखता। हमारा ब्रेन हर एक चीज को मेमोराइज करता है इमेज की फॉर्म में। जब तुमने पढ़ा उसको, वहां पर लेटर्स लिखे हैं, समझ में नहीं आता ब्रेन को। जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं या जिनसे पढ़ाई कम होती है, तो वो बच्चे बुक को तो पढ़ते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे भी अच्छे मार्क्स आए, लेकिन
होता ही है कि वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ाई नहीं होती। क्यों? अब वो जो शब्द लिखे हैं वहां पर, जो लेटर्स लिखे, वो उनको अजीब लगते। क्या है यार, क्या हम पढ़ेंगे, रीड ही हो रहा है, हमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिक्कतें यहां पर होती हैं। बस ये कि तुम्हें थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़े, तुम्हें कई बार रीड करना पड़े, समझ में आए ना आए, लेकिन तुम बार 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 रीड करो तो हो सकता है आधा घंटा लगे तुम्हें। आधे घंटे तक तुम उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अब क्या करो, दो दो तीन तीन लाइनें पकड़ो, दो दो तीन तीन लाइनों को तुम अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखो। रियल लाइफ में वो क्या होगा, वो जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एक इमेज की फॉर्म में आ जाएगा। वो इमेज की फॉर्म में आए, वो तुम्हारे ब्रेन में अब स्टोर हो जाएगा। तो पढ़ाई करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जब भी तुम पढ़ोगे तो पढ़ो और उसको रियल लाइफ से रिलेट करो, ताकि उसकी एक इमेज बन जाए। और हमारा ब्रेन इमेज फॉर्म्स को ध्यान में रखता है, इमेज फॉर्म हमारी ब्रेन को याद रहती है। आगे अगर देखें तो जो मीडियम है या जो जिनका वेटेज कम है वो है ह्यूमनाई, जो कि 8 नंबर का आने वाला है, कार्बन जो कि 6 नंबर का आने वाला है, और मेटल नॉन मेटल ये भी 6 नंबर का चैप्टर आने वाला है। तो इनका थोड़ा सा कम है, ये वाले चैप्टर्स भी कर सकते हैं बच्चे, तो जिसको पढ़ना है वो तो सबको पूरा पढ़ना है। स्मॉल जिनका बहुत कम है वो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 5 नंबर का, रिप्रोडक्शन 5 नंबर का, हेरिडिटी भी 5 नंबर का। बात करें वेरी स्मॉल जिसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन है, वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस 2 नंबर का है, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है ये है 3 नंबर का। इस तरीके से तुम अपने चैप्टर्स को देख सकते हो, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपने लिए एक टाइम मैनेजमेंट जरूर बनाना, अपने टाइम को मैनेज करना, ताकि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे केस स्टडी से रिलेटेड वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।